नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके इंडियन पॉलिटी की जो क्लासें हैं वो ले रहे हैं, तो हमारे पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं। राम जन्मभूमि में हमको विशेष आमंत्रण मिला था, जिसके कारण मुझे वहाँ जाना था और भगवान श्री राम लला का दर्शन किया मैंने। इसी से हमारा थोड़ा क्लासें आपकी प्रभावित रही, परंतु आज से हम पुनः कंटिन्यू ये क्लास आपका शुरू कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले हैं, सीरियस बच्चे हैं, वो सारे बच्चे ये हमारी जो क्लासें हैं उसको सीरीज 1 से लेकर के ही देखना। 1 से देखेंगे जितनी हमारी वीडियो पड़े हैं, तो आपको मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है संघ और इसके क्षेत्र। अध्याय 4 संघ और इसके क्षेत्र। तो जो संघ है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लगा करके जो 4 तक हैं, ठीक है, ये जो 4 तक हैं, इसमें जितने भी आर्टिकल हैं वो क्या नाम से संघ और क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत दैट इज इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ना कि राज्यों का परिसंघ। परिसंघ और संघ का डिफरेंट अंतर है, मतलब एक विशेष मूल अंतर है। राज्यों का परिसंघ जो होता है वो राज्यों के साथ समझौता के द्वारा राज्य स्वतंत्र होते हैं। राज्यों के पास ये अधिकार होता है कि वो क्या नाम से फेडरेशन से अलग हो जाए, मतलब परिसंघ से अलग हो जाए। छोटे छोटे राज्य मिल करके एक विशेष देश का, मतलब एक देश का निर्माण करते हैं और उनके पास असीमित शक्तियां होती हैं। वो संघ से मतलब अलग होने का पूरी स्वतंत्रता रखते हैं, ठीक है। परंतु हमारा जो देश है यूनियन है, और यूनियन होने के कारण मतलब हमारा जो देश है इसमें राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। राज्य को मतलब एक बार सम्मिलित होने के बाद में, भारत संघ में विलय होने के बाद में, वो स्वतंत्रता अपनी खो देता है। वो मतलब अपना अलग देश, अपना अलग मतलब संघ से अलग होने का उसे उसे छूट नहीं दिया गया है, ठीक है, आज़ादी नहीं दी गई कि वो अपने से मतलब अलग हो जाए। अर्थात भारत जो है वो संघ राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात भारत जो राज्य संघ है, जितने भी हमारे भारत में राज्य आते हैं वह अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और इन्हें भारत से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है। जबकि जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो राज्यों का परिसंघ है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या नाम से जितने भी राज्य हैं उनकी पास पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अमेरिका से अलग होकर के दूसरे देश का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अमेरिका में राज्य में भी क्या नाम से पासपोर्ट जारी करता है। राज्य की नागरिकता अलग होती है, देश की नागरिकता अलग होती है। राज्यों का पासपोर्ट अलग होता है, देश का पासपोर्ट अलग होता है। परंतु भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको क्या नाम से उत्तर प्रदेश की नागरिकता लेनी होगी, या आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का आपको क्या नाम से पासपोर्ट लेना होगा। ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपको एक ही एकल नागरिकता मिलेगी और एकल ही पासपोर्ट है, एक ही पासपोर्ट आपके पास में रहेगा। आप विदेश में जब जाएंगे तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, अब और विदेश में जाएंगे तो आपको भारत का ही पासपोर्ट मिलेगा, और क्या नाम से अपने यूपी का पासपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा व्यवस्था ही नहीं है हमारे संघ में, ठीक है। तो राज्य जो है वो भारत संघ का अभिन्न हिस्सा है और इन्हें भारत से पृथक होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अब आइए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संसद को किसी नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने या नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार है। भारत की संसद सुप्रीम है और भारत की संसद के पास यह अधिकार है कि किसी भी नए राज्य को, किसी भी नए हिस्से को, किसी भी नए क्षेत्र को ये क्या नाम से उसको अधिग्रहित कर सकती है
उसे क्या नाम से नए राज्य की स्थापना कर सकती है, अपने संघ में सम्मिलित कर सकती है, ठीक है। तो एक तो मतलब क्या नाम से हमारे यहाँ जैसे 28 राज्य हैं, आप लोग को पता है। तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो क्या नाम से भारत संघ में विलय नहीं हुए हैं, तो उनको कभी भी भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है और विलयीकरण करने के बाद में वो भारत के मतलब क्या नाम से अभिन्न अंग बन जाएंगे, नए राज्य का निर्माण कर देना, ठीक है। और ये सब करना मतलब भारत के संविधान में मतलब भारत की संसद के पास में ये परम अधिकार है, स्थापना करने के लिए, सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। और सीमाओं को न्यून करने के लिए, राज्यों का नाम बदलने के लिए, नए राज्य का निर्माण करने के लिए, ये सारी व्यवस्था भारत की संसद में शक्तियां जो हैं वो निहित हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राज्य के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र मतलब जिसपे केंद्र का आधिपत्य रहता है, ठीक है। मतलब क्या नाम से एक राज्य, एक केंद्र शासित राज्य, और तीसरा है जो क्या नाम से ऐसे राज्य, क्या नाम से ऐसे राज्य जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है, मतलब उसे विलय किया जा सकता है। तो 3 भागों में बांटा गया। अगर आप प्रश्न ये आ जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 1 में राज्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप यह बिल्कुल तैयार रहना और ये तैयारी करके रखना कि भारत के संविधान 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है, राज्यों के क्षेत्र और संघ क्षेत्र, और तीसरा जो है वो ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं जो भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही लिखा है कि भारत संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को एकीकृत करने के लिए जो राज्य हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया था। जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गया था उस समय जो भारत की रियासतें हैं उन्हें मतलब 4 भागों में बांटा गया था। पहला है श्रेणी 1 के राज्य, उसमें 216 रियासतें शामिल थी, जैसे असम हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मुंबई हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मद्रास, पंजाब और संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा जो श्रेणी बी थी उसमें 275 रियासतें शामिल थी, मतलब नई मतलब रियासतें थी और नई प्रशासनिक इकाई थी, जैसे मैसूर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, हैदराबाद और पेप्सू। और श्रेणी जो सी थी जो जिसमें 61 रियासतें शामिल थी, जैसे अजमेर, भोपाल, दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, दुर्ग, विंध्य प्रदेश। और श्रेणी जो डी थी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था वो डी में शामिल था। तो आर्टिकल नंबर 1 में जो राज्यों के जो क्षेत्र हैं उनकी हम बात करें तो भारत में 2020 के डाटा के अनुसार देखा जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य जो है वो 8 हैं, ठीक है। ये 2020 की डाटा है और इतना ही वर्तमान में भी यही है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1956 में बना, लक्षद्वीप जो है 1956 में बना, चंडीगढ़ 1966 में बना और पुडुचेरी जो है 1962 में बना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1992 में, लद्दाख 2019 में, जम्मू और कश्मीर का जो था वो 2019 में, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव जो है 2020 में ये बने हैं, ठीक है। अभी देखो संघ राज्य क्षेत्र कहते किसे हैं, ठीक है। ये केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रशासित होते हैं, ठीक है। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। राज्य जो है राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य होते हैं और केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं। तो बेटा के जो केंद्र और राज्य में संबंध है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो संघ शासित राज्य होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनके द्वारा प्रशासित होते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। जो राज्य वाले होते हैं वो राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य होते हैं और केंद्र के साथ शक्तियों का वितरण करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित होते हैं
और अधिगृहीत क्षेत्र जो होते हैं सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित होते हैं। पूर्व केंद्र शासित प्रदेश जो अब राज्य है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, ये सब पूर्व केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, ठीक है। तो पहले ये सब केंद्र शासित राज्य थे, परंतु अब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, राज्य नहीं है, अब ये राज्य है, ठीक है। राज्य का दर्जा इन्हें मिला हुआ है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। राज्यों का संघ भारतीय जो संघ है, यूनियन, इंडियन यूनियन है। अमेरिकी जो परिसंघ है वो अमेरिकन फेडरेशन है, ठीक है। तो फेडरेशन जो है वो अमेरिकन जो राज्य व्यवस्था है वह वो है, और जो यूनियन है वो हमारा इंडिया है, ठीक है, भारत है। तो अमेरिका की भांति राज्यों के मध्य समझौता का परिणाम नहीं है हमारा जो देश है, देश में जितने भी राज्य हैं, राज्यों को क्या नाम से राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत का राज्य क्षेत्र संघ की तुलना में भारत का क्षेत्र अधिक व्यापक अभिव्यक्त है, क्योंकि इसमें न केवल राज्य शामिल है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और क्षेत्र भी शामिल है। कौन से क्षेत्र? वह क्षेत्र जिन्हें भविष्य में भारत जो है अधिगृहीत कर सकता है, क्या नाम से उसे एक्वायर कर सकता है, मतलब अपने भारत में मिला सकता है, ठीक है। तो भारतीय परिसंघ, भारतीय संघ की बात करें तो भारत क्षेत्र का सिद्धांत की तुलना संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि इसमें केवल राज्य शामिल हैं, ठीक है, इसमें केवल राज्य ही शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की बात करें बेटा, तो वर्ष 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना संविधान था, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा संविधान संशोधन आदेश जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और इस राज्य की विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधानमंडल के साथ कारगिल और लेह जिले को छोड़कर इसमें जो पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के सभी राज्य जो है वो शामिल हैं, ठीक है। केंद्र शासित राज्य लद्दाख विधान मंडल के बिना इसमें कारगिल और लेह भी शामिल है, इसको अलग कर दिया गया। संविधान संशोधन 2015 की बात करें तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच में एक समझौता हुआ, उनका अनुसरण करते हुए भारत द्वारा शासित प्रदेशों को प्राप्त करने और बांग्लादेश के कुछ प्रदेशों के हस्तांतरण करने का प्रावधान जो है वो संविधान संशोधन 2015 में किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है इस संदर्भ में जो भारतीय संविधान का भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 तक जो प्रावधान किया गया है वो है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक है इनके मध्य से प्रशासित होगा। जो भी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, जब भी आप आईएएस पीसीएस की परीक्षा देंगे यूपीएससी का, ये ठीक है, तो यूपीएससी में इसी के साथ में जो यूपीएससी के साथ में जो 25 सर्विसेज हैं, एलाइन सर्विसेज, वो मतलब क्या नाम से इसमें भी जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे राष्ट्रपति सीधा प्रशासक की नियुक्ति करता है, ठीक है, तो वो क्या नाम से इस प्रकार से प्रशासित होते हैं वो क्षेत्र, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होते हैं उसके माध्यम से प्रशासित होते हैं। प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है, क्या नाम से एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है। ये नहीं कि आप चले गए गोवा में या दमन दीव में या पुडुचेरी में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, तो आप राज्य के सुप्रीम हो गए। राज्य के सुप्रीम नहीं होंगे, राज्य का सुप्रीम जो होगा वो राष्ट्रपति ही होगा। राज्य का जो सुप्रीम होगा वो राष्ट्रपति ही होंगे, आप उनके एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। जैसा राष्ट्रपति का आदेश मिलेगा आप वैसा कार्य करेंगे, ठीक है। उपराज्यपाल की बात करें बेटा तो उपराज्यपाल जो होता है एलटी बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली में, पुडुचेरी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में एलटी रहते हैं, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं। प्रशासक की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं वो चंडीगढ़ में, दादरा नगर और नगर हवेली व दमन दीव
और लक्षद्वीप जो है, ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, वो लोग यहाँ पे प्रशासन का कार्य करते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है तथा मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में मंत्री परिषद का प्रावधान है। दिल्ली की बात करें तो राज्य विधायिका स्मृति सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय में जैसे सार्वजनिक व्यय हो गया, पुलिस हो गया, भूमि हो गया, इनको छोड़ करके, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़ करके अन्य विषयों पे दिल्ली की जो राज्य विधायिका है वो कानून बना सकती है, परंतु पुलिस पे भी नहीं पुलिस पे, भूमि पे और सार्वजनिक व्यवस्था पे नहीं बना सकती, क्योंकि ये केंद्र के अधीन होता है। ठीक है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो स्मृति सूची राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों में सार्वजनिक व्यवस्था है, ठीक है, पुलिस व्यवस्था है, इनको छोड़ करके, पुलिस को, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़ करके और जितनी भी व्यवस्था है उस पर कानून बना सकती है। तो जम्मू कश्मीर में भी स्मृति सूची जो है उसके अंतर्गत एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है और एक स्मृति सूची होती है। तो राज्य सूची में जो है उसमें, और क्या नाम से, केंद्र सूची में, राज्य सूची में राज्य की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, और केंद्र सूची में केंद्र की व्यवस्थाएं हैं, स्मृति सूची में जो सब व्यवस्थाएं हैं, तो क्या नाम से दोनों लोग बना सकते हैं कानून। तो इसमें जो सार्वजनिक व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन है, इनको छोड़ करके बाकी जो जितने भी विषय हैं स्मृति सूची के अंतर्गत आने वाले, उन पे सारे पे कानून बना सकती है जम्मू कश्मीर जो विधान सभा है। ठीक है। पुडुचेरी की बात करें बेटा तो स्मृति सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर कानून बना सकती है। संविधान में अधिगृहीत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। ठीक है। कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीनों सूचियों जैसे राज्य सूची सहित किसी भी कानून पे कानून बना सकती है। कौन? केंद्र शासित प्रदेश पे जो सांसद है, हमारी भारत की संसद है, क्योंकि संसद ही सर्वोच्च है, तो संसद चाहे राज्य सूची हो, केंद्र सूची हो, स्मृति सूची, तीनों पे कानून बना सकती है। राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की शक्ति में जो शांति स्थापित करना, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए जो नियम है संसद के अधिनियम के समान प्रभावी होंगे। संसद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत सामान्य हित के मामलों पर सलाह देने के लिए भारत में जोनल काउंसिल का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 239 सेकंड में प्रावधान किया गया है और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, हमारे जब मैंने पेपर दिया था तो क्या नाम से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ से प्रश्न आया था कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में पारित किया गया। या ऐसा प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में कब परिभाषित किया, किस संशोधन में मतलब क्या नाम से परिभाषित किया, तो क्या नाम से 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1991 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल जो मतलब टेरिटरी है, उसके अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया। ठीक है। दिल्ली के लिए जो है 76 सदस्यीय विधानसभा सीधी जनता द्वारा चुना जाता है और 7 जो सदस्य होते हैं मंत्री परिषद, 7 सदस्यीय मंत्री परिषद होते हैं, मतलब 10% की व्यवस्था की गई है। 7 लोग मंत्री होते हैं और एक मुख्यमंत्री होता है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाने का प्रावधान है। भारत के जो चुनाव आयोग है वही भारत दिल्ली की जो विधानसभा है उनकी चुनाव करवाते हैं। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें क्षेत्र का प्रशासन उपयुक्त प्रावधानों का अनुसरण नहीं चलाता है, जब ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें क्षेत्र का प्रशासन उपयुक्त प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उपयुक्त प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं तथा क्षेत्र में प्रशासन के लिए आवश्यक आकस्मिक प्रावधान बना सकते हैं, जिसे मतलब 1956 के अंतर्गत भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है।
अच्छा बेटा, यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है। आप ये चाहे तो मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं, अब ये आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको ये बताएंगे कि दिल्ली का जो क्या नाम से मुख्यमंत्री का शपथ है वो कौन दिलाता है। ठीक है। राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश को विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित करना अनिवार्य होता है। राज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मामले को राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हैं और उनके निर्णय के अनुसार कार्य करते हैं। तो जो दिल्ली का प्रावधान है, तो दिल्ली में एलटी होता है, सुप्रीम होता है, और एलटी जो होता है अगर कोई बात विवाद में होता है, क्या नाम से राज्य की विधानसभा में जो लोग होते हैं और मुख्यमंत्री के सीधे माने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में जो विवाद होता है एलटी का, तो एलटी जो होता है वो कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट के अनुसार ही जो है वो कार्य फिर आगे किया जाता है। जो राष्ट्रपति निर्देश देते हैं उसी के अनुसार वो कार्य फिर क्या करता है, कौन, एलटी। तो इसीलिए बार बार के नाम से माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो यहाँ से कुछ है ही नहीं। अरे कुछ नहीं है, जो आपको अधिकार दे रखा है वो अधिकार में आप रह करके प्रशासन का कार्य कीजिए। ठीक है। अब जो क्या नाम से, क्योंकि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो उसमें जितना आपको अधिकार है वो अधिकार का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो अधिकार से जब आगे जाते हैं तो के मतलब एलटी है, एलटी के पास में अधिकार है और अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं मुख्यमंत्री जी। वो कहते हैं पुलिस प्रशासन मुझे मिल जाए, सार्वजनिक व्यवस्थाएं मुझे मिल जाए। तो जब सब कुछ मिल ही जाएगा तो फिर केंद्र शासित प्रदेश होने का फिर औचित्य क्या रह जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब क्या रह जाएगा फिर। तो होता रहता है। ठीक है। राजनीति है, राजनीति में सब चलता है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्शी समिति। भारत सरकार कार्यवाही आवंटन अधिनियम 1961 बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। यहाँ से मतलब प्रश्न आ सकता है, चाहे तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। क्या है, आप चाहे तो इसे नोट कर लेंगे। भारत सरकार कार्यवाही आवंटन अधिनियम 1961 द्वारा गृह मंत्रालय, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के कानून, वित्त और बजट के संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है। कौन, ये जो भारत सरकार कार्यवाही आवंटन नियम 1961, तो गृह मंत्रालय जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के कानून जो है, प्रदेशों के कानून जो है, वित्त मामले हैं, बजट के मामले हैं, इनसे संबंधित जितने भी मामले हैं उनका एक नोडल मंत्रालय है। सभी 5 केंद्र शासित प्रदेश विधायिका के बिना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख, इन केंद्र शासित प्रदेशों में गृह मंत्रालय सलाहकार समिति, प्रशासनिक सलाहकार समिति का फोरम है। सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है। और प्रशासनिक और सलाहकार समिति की अध्यक्षता केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित प्रशासक द्वारा की जाती है। तो राज्य की बात करें मित्रों, तो केंद्र के साथ राज्य का संघीय संबंध है। ठीक है। संबंध जो है संघीय है। और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनमें एकात्मक संबंध होता है, क्योंकि उनका देखो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका क्या नाम से संघीय संबंध होता है, जो केंद्र कानून बनाती हुई प्रभावी होता है। परंतु राज्य होता है, राज्य में संघीय प्रावधान होता है। जैसे केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची होती है। तो राज्य सूची में क्या नाम से हस्तक्षेप जो है वो संसद नहीं करती है। हाँ, विशेष प्रावधान में कर सकती है, राष्ट्रपति शासन हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ठीक है, ऐसे स्थान में कर सकती है। परंतु केंद्र शासित प्रदेश में तो एकात्मकता ही है, तो केंद्र सब कुछ करती है, एकात्मकता का प्रावधान है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। शक्तियों का केंद्र के साथ साझा वितरण करता है कौन, राज्य।
और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनका प्रशासन और नियंत्रण सीधे केंद्र द्वारा किया जाता है। राज्य जो हैं वो स्वायत्तता रखते हैं और केंद्र शासित जो प्रदेश है वो स्वायत्तता नहीं रखते हैं। और राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता होती है, केंद्र शासित प्रदेश में जो है प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता नहीं होती है। राज्य जो है कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब राज्यपाल सुप्रीम होते हैं मतलब राज्य में, ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश में है कार्यकारी प्रमुख निम्न पदनाम से जाना जाता है। प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं और मुख्य आयुक्त होते हैं। और प्रशासक जो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। राज्य में संसद अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ करके राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती है। जैसे मैंने ऊपर बात बताया है आपको, क्या नाम से, राष्ट्रपति जो है वो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे, राष्ट्रपति शासन की घोषणा मतलब कर दे, या कुछ ऐसी असाधारण परिस्थितियां आ जाए, ठीक है, वही मामले में, केवल सिर्फ उसी मामले में संसद जो है कानून बना सकती है और राज्य की अन्य विषयों पे वो कानून ऐसे नहीं बना सकती है। परंतु जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो संसद केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राज्य सूची के अंतर्गत तीनों सूचियों में किसी भी विषय पे कानून बना सकती है, ठीक है। पूरा मतलब छूट होता है केंद्र को। राज्य पुनर्गठन आयोग और समितियों की चर्चा करें बेटा, तो 1903 में सर हर्बर्ट रिजले आयोग भाषाई आधार पर बंगाल के विभाजन की अनुशंसा की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति जनसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक, भाषा एवं जनता की इच्छा के आधार को माना था। 1936 में संवैधानिक सुधार समिति सिंध प्रांत का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था और 1948 में धर आयोग का गठन किया गया, ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार पर क्या नाम से राज्य का गठन करने का सिफारिश किया था। 1948 में जेबीपी आयोग समिति इसने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। और 1953 में फजल अली आयोग आया और इन्होंने ये स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा की को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इससे राज्य की एक भाषा के सिद्धांत को, मतलब एक भाषा, राज्य का जो एक भाषा सिद्धांत है उसे अस्वीकार किया गया। तो फजल अली आयोग, धर आयोग, जेबीपी समिति जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब कभी कभी क्या नाम से पूछ लेता है, तो इसे आप याद रखना, ठीक है। धर आयोग जो है सबसे क्या नाम से पुराना है, चाहे तो पूरा याद कर लें, ये छोटा सा है, हाँ ठीक है। सर हर्बर्ट रिजले आयोग जो है इसको छोड़ करके मोतीलाल नेहरू समिति, संवैधानिक सुधार समिति, तो मोतीलाल नेहरू समिति जो है 1928 में, संवैधानिक सुधार समिति 1936 में और धर आयोग जो है 1948 में, जेबीपी आयोग समिति 1948 में और फजल अली आयोग जो है वो सब 1953 में। तो सबसे बाद में फजल अली आयोग आया, ये आप तैयार रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना होता है बेटा। अब नीचे कुछ प्रश्न हैं, आप इसे चाहें तो हल कर लेना, ठीक है। और हम बता ही रहे हैं कि संविधान का के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का प्रसंग है, ये तो आपको ऊपर पढ़ाया ही है मैंने। संविधान की प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में आवासा तथा दाव में बांटा गया, तो इन श्रेणियों का किस वर्ष इन्हें समाप्त कर दिया गया, तो वर्ष 1956 में इसे सब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अन्य रजवाड़े के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में शामिल होना विलंबित किया गया, तो सबसे ज़्यादा समय लगाया जूनागढ़ ने लगाया, हैदराबाद ने लगाया, जम्मू कश्मीर का तो अभी तक चल रहा था मामला, ठीक है। तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे ज़्यादा समय लगाया है विलयीकरण के मामले में, ठीक है। 500 से अधिक रजवाड़े जो थे, मतलब देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए उत्तरदायी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। भारत की देसी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो देखो बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष माना जाता है और इनका जो सेक्रेटरी थे बीपी मेनन, तो बीपी मेनन जी जो और सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे, ये दोनों लोग को मुख्य माना जाता है, मतलब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल में ही किस राज्य का विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया गया, तो जम्मू और कश्मीर को ही
जो जम्मू और कश्मीर था उसका जो विशेष दर्जा है उसे समाप्त कर दिया गया। तो कुछ ऐसे प्रश्न है बेटा जिसको तैयार आपको रखना है और यहाँ से परेशानी की संभावना होती है। अगले लेक्चर जो है नागरिकता, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों को के पास भेजें, जिससे उनको भी लाभ मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो। आपकी सफलता की हम शुभकामनाएं करते हैं सभी मित्रों को, विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।